अरकान बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरीक मोतमद व रुकन असम्बली मोहतरम अहमद पाशा खादरी साहब, मैं आप तमाम का खैर मुक़द्दम करता हूँ कि आपने इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जश्न रहमतुल्लाह आलमीन के सिलसिले में आप अपने अपने मुकामात से अज़ला से हैदराबाद को आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सफ़र की तकालीफ आपने बर्दाश्त की और यहाँ हैदराबाद को आप आए। कल के जलसे में मैंने बहुत सी तफसीली गुफ्तगू अपनी तकरीर में की है। आप तमाम से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले असम्बली के इंतखाबात में मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि जहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे वहां पर आपको मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करना जरूरी है। जहां पर मजलिस के उम्मीदवार नहीं होंगे और जहां पर एक ऐसा उम्मीदवार होगा जिसने मजलिस के जिम्मेदारों को तकलीफ दी है तो हम उसका साथ नहीं दे सकते। जहां पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने कल जो मजलिस ने फैसला लिया है उस पर आपको अमल करने की और उस पर काम करने की मेरी आपसे गुजारिश है। चौथी बात यह है कि जो लोग यहां पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनको एक सियासी तजुर्बा हासिल है वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि जब कभी भी आंध्र प्रदेश, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत रही, खास तौर से रियासत तेलंगाना, अब जो रियासत है उस वक्त का जो हिस्सा था, ये हमेशा फसादात की लपेट में था। यहां पर हमेशा एक तनाव का माहौल रहता था दोनों फिरकों में, दोनों मजहब के लोगों में, और हमेशा हम ये देखते रहे कि इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते थे। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि दोबारा वो फिरका परस्ती का माहौल उठे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि आज भी फिरका परस्ती है, कल भी रहेगी, मगर ये जो फिरका परस्ती है इसको मौजूदा हुकूमत की तायीद नहीं है। वो जो फिरका परस्ती थी उसको उस वक्त की हुकूमत की तायीद थी। ज़हनी तौर पर लोग फिरका परस्त हो सकते हैं, मगर अगर बरसर इख्तिदार जमात खुद फिरका परस्ती को फरोग देती है तो फिर मामला कुछ और हो जाता है। और ये आप और हमने देखा जब कांग्रेस की हुकूमत रही उस वक्त के रियासत आंध्र प्रदेश में। तो इस बात को हमको अपने सामने रखकर फैसला करने की जरूरत है और मजलिस ने फैसला ये लिया है जो मैंने आपके सामने रखा हूं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमात के जिम्मेदार लोग हैं, आपको और हमको मिलकर हमारे सियासी मकसद और हमारे सियासी फैसले पर अमल पैरा होते हुए इस फैसले को हमको कामयाब और कामरान करना है। मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूं और कर रहा हूं और करता रहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सियासी फैसले में अल्लाह इसमें बरकत दे और अल्लाह इसमें हमको कामयाबी से हमकिनार करे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हमको इस पर मेहनत करना है और उसने इत्तेफाक ये है कि असेंबली के इलेक्शन होंगे और फिर उसके 3-4 महीने के बाद पार्लियामेंट के इंतखाबात भी होंगे। तो हमको एक ऐसा फैसला लेना है जिससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहमियत और खुसूसियत में और इजाफा हो और तमाम सियासी पार्टी जान जाए कि बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद के ना वो असेंबली का इलेक्शन जीत पाएंगे ना पार्लियामेंट में कामयाबी उनको मिलेगी। तो इन चीजों को सामने रखकर मजलिस ने फैसला लिया है और मुझे जो मालूमात मिल रही है हो सकता कि 10 अक्टूबर तक शायद इलेक्शन का नोटिफिकेशन तेलंगाना का आ सकता है और फिर अगर आएगा तो अमूमन ये देखा जाता है कि नोटिफिकेशन आने के 40 दिन के बाद
हक़ राय दही या इलेक्शन होता है, तो इस पर भी हमको और आपको गौर करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि दौरान इलेक्शन अगर कहीं पर भी जहां पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा और आप समझते हैं कि मेरे आने से या मेरे वहां पर मजलिस का जलसा करने से अगर हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप फौरन बताइए। जाहिर जिम्मेदारी रहेगी, राजस्थान में भी इलेक्शन होगा, वहां पर भी हम उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए भी आप दुआ फरमाइए। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपसे बात कहना था। महाराष्ट्र के सिलसिले में महाराष्ट्र के भी जिम्मेदार लोग आए हुए हैं। महाराष्ट्र में तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इम्तियाज जलील साहब, पूरी मजलिस की टीम लगी हुई है। मगर अभी क्योंकि हमारे सामने तेलंगाना और राजस्थान के असेंबली इंतखाबात हैं, तो फौरन महाराष्ट्र में जाकर मैं मजलिस के कामों में आपका हाथ नहीं बटा सकता हूं फिल वक्त के लिए, 1 महीना 1.5 महीने के लिए। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में और जोर शोर के साथ मजलिस ये काम करेगी। एक और अहम बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हालिया पार्लियामेंट के सेशन में मोदी हुकूमत ने एक कानून को बिल को लाया, उसको कानून की शक्ल दे दी, और वो ये था कि खवातीन को 33% हिस्सा उनको ऐवान लोकसभा में और रियासत की असेंबलियों में मिलना चाहिए। कानून बनाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात की मुखालिफत कर रही है कि जब ये कानून आप इसलिए बना रहे हैं कि लोकसभा में और ऐवान असेंबली में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़े। जब खवातीन की नुमाइंदगी को बढ़ाने के लिए आप कानून बना रहे हैं, तो उसमें आप उस तबके को जो हमारे मुल्क की आबादी में उनका हिस्सा 50% से ज्यादा है बैकवर्ड क्लास का, आप उन खवातीन को कोटा नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये कि जो मुसलमान हैं जिनकी नुमाइंदगी हर पार्लियामेंट के इलेक्शन में कम से कम होती जा रही है, आप मुस्लिम खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात में सब कोटा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस बिल की मुखालिफत की ताकि अवाम को यह बतलाया जाए कि यह मजलिस का मौक़िफ़ है। आज के लोकसभा में बैकवर्ड क्लास इस मुल्क में 50% से ज्यादा उनकी आबादी है, मगर लोकसभा में सिर्फ 22% बैकवर्ड क्लास के MP मुंतखब होकर आते हैं। यह भी एक नाइंसाफी है। और अपर कास्ट के जो लोग हैं, करीब 110 या 120 बैकवर्ड क्लास के MP हैं, अपर कास्ट के 232 MP जीत कर आते हैं। तो यह खुद एक मिसाल है नाइंसाफी की। और जब बात आती है खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने की, तो अब तक 17 लोकसभा के इलेक्शन हमारे मुल्क में हुए हैं, और इन 17 लोकसभा के इलेक्शन में करीब 510 या 520 खवातीन बहैसियत रुकने पार्लिमान मुंतखब हुए हैं। इसमें से सिर्फ मुस्लिम खवातीन 25 मुंतखब होकर आई हैं। 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए, और ऐसे 4 लोकसभा के इलेक्शन थे जिसमें एक भी मुस्लिम खवातीन जीत कर नहीं आई। तो इसलिए मजलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि भाई आप मुस्लिम खवातीन को भी हिस्सा दीजिए और बैकवर्ड क्लास के खवातीन को भी इसमें हिस्सा दीजिए। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि 17 लोकसभा के इलेक्शन में 8,992 लोग रुकने पार्लिमान मुंतखब है, उसमें भी मुसलमानों का तनासुर सिर्फ 510 के करीब था। यानी 50% का नुकसान मुसलमानों को, 50% का डिफिसिट है। अगर सही हिसाब लगाया जाए तो 1050 जीतना था, उसमें से 8,992 में 1050 मुस्लिम MP जीतना था, मगर सिर्फ 500 जीतते हैं। तो मालूम यह हो रहा है कि मुसलमान को टिकट पहले नहीं दिया जाता, और अगर दिया जाता तो कोई उनको वोट नहीं देना चाहता है।
تو اس لیے مجلس نے مطالبہ کیا تھا کہ جب خواتین کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ مسلم خواتین اور بیکورڈ کلاس کے خواتین کو بھی حصہ دو. مجلس خواتین کے خلاف کبھی نہیں تھی، مگر جب آپ ان کو نہیں دیں گے تو آپ جو جیت کر موجودہ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی نمائندگی میں اضافہ کر رہے ہیں. میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا کہ نریندر مودی اور بڑے لوگوں کی خواتین کو پارلیمنٹ میں لانا چاہتے ہیں. جب اس بات کا ہم نے پارلیمنٹ میں رکھا، اس کے بعد ہم نے اس قانون میں ترمیمات پیش کی اور اس کی ڈویژن کا مطالبہ کیا، تو اس ڈویژن میں مجلس کی جو پالیسی، جو سیاسی حکمت عملی رہی، اس میں الحمدللہ یہ بات سامنے آ گئی کہ جو کانگریس پارٹی اور ان کے ساتھ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو صبح اور شام اپنی زبان پر ایک ہی وظیفہ چلتا کہ مجلس ایسا کر رہی، ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کو ننگا کر کے دکھایا کہ یہ لوگ مودی کے قانون کا ساتھ دے رہے، ہم دونوں کی مخالفت کر رہے ہیں. 450 ووٹ مودی کے قانون پر پڑے اور 2 ووٹ اگر مودی کے بل کے خلاف پڑے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین پارلیمان تھے. تو یہ بات بتانا ہے کہ 450 کی تائید ہوئی اور 2 نہیں ڈالے ووٹ. بتانا یہ تھا کہ یہ مجلس جب ایک فیصلہ کرتی ہے، الحمدللہ اس فیصلے پر ہم اٹل رہتے ہیں، کیونکہ آپ اضلاع سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں یہ ہوا ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں، بہت سے آپ کے مسئلے مسائل ہیں، تو اگر آپ لوگ جو اہم مقامی طور پر جو آپ کا مسئلہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ اہم ہے، جس کو ہم کروا سکتے، مانے 8-10 دن 12 دن کے اندر کروا سکتے، آپ بتائیے میرے کو. اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہیں پر مت شروع ہو جائیے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیجئے، اس کو میرے واٹس ایپ کے نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے. آپ کا جگتیال کا میرے کو ملا، جہاں جہاں آپ سمجھ رہے ضروری ہے آپ بتائیے، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا. مگر آپ اس بات کا اطمینان رکھیے کہ جن MLAs نے ہمارے اراکین کو تکلیف دیا ہے، میں اس تکلیف کو بھولنے والا نہیں ہوں. تو اس کا ہم مجلس اور آپ اور ہم کیا کریں گے، اللہ اس کا انتظام کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ اس کا انتظام کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہی بولتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، مگر اگر آپ پیٹھ میں خنجر گھونپتے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم مجبوری کی حالت میں تمہارے ساتھ جائیں گے، ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری تمہاری ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم سب سے لڑتے آئے اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ان ظالموں سے لڑنے کے لیے. اگر ہم کو اقتدار سے مطلب ہوتا تو کوئی منسٹر بن جاتا، کچھ ہو جاتا، مگر ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہم غریبوں اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑتے آئے اور انشاءاللہ تعالی لڑتے رہیں گے. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 اہم مطالبات ہیں جس سے وہاں پر مقامی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کو ہم جلدی کروا سکتے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 اکتوبر کو 8 اکتوبر کو یہ خیاساریاں کی جا رہی ہیں کہ تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے، آپ لکھ کر مجھے دے دیجئے یا معتمد صاحب پاشا قادری صاحب کو دے دیجئے، تاکہ میں اس پر جو بھی ان کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بتا کر جلد سے جلد وہ کام کرا سکوں گا. ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ مجلس سے تھوڑا دور ہیں، تو آپ ان کو بھی قریب کریے. ہو سکتا کہ کسی ناراضگی ہوگی تو ان کو بھی قریب کریے، جماعت کو مضبوط کریے، کیونکہ اسمبلی الیکشن کے بعد دیکھتے دیکھتے پھر بلدیہ کے انتخابات آئیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس موقع کو کھو دیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اس پر غور کریے. وطن عزیز میں جو نفرت کا ماحول مسلمان، دلت اور آدیواسیوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے، یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا. اگر یہی نفرت کی آگ جو بھڑکائی جا رہی ہے، یاد رکھیے جب آگ لگتی ہے نا تو لگانے والا آپ دیکھتے ہوں گے کہ
किसी जंगल में आग लगाई जाती है एक हिस्से में ताकि वो उसका बाद में फायदा हो सके, मगर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जंगल की आग पूरे जंगल के साथ साथ शहरों को भी अपने लपेट में ले लेती है। और ये हुक्मरानों के बात को समझना है। अगर आप आग से खेलेंगे तो इसमें जिसको आप जला रहे हैं वो तो जल रहा है, मगर कहीं आपके हाथ और पैर उसमें ना जल जाए। ये इनको सोचने और समझने की जरूरत है। इस नफरत का खात्मा होना जरूरी है, और नफरत का खात्मे के लिए और इस आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है कि जो फैसला और सियासी हिकमत अमली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना के ताल्लुक से तय की है, इसको आप सामने रखकर मजलिस के फैसले की तायीद करें। क्योंकि मैं जानता हूं जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मौका दिया कि मुल्क के कोने कोने में जाकर देख कर आने के लिए। मैं जानता हूं इनकी फिरका परस्ती क्या है। एक सिक्के के दो रुख है लोग। फर्क यह है कि एक अपनी गुंडागर्दी को खुल के दिखाता और एक जो है मुस्कुरा कर हमारे पे पीठ पे खंजर घोंपते हैं। बड़ा मुस्कुरा कर मिठास मीठे अल्फाज को इस्तेमाल करके राजस्थान में जाकर देखा हूं किस तरीके से इस्तेसाल वहां पर किया गया। राजस्थान का मेवात का इलाका आप नहीं जाकर देखे, आप जाकर देखेंगे तो बोलेंगे क्या इलाका है ये। अगर आप राजस्थान में सिंधियों के इलाके में जाएंगे जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां जाकर आप देखेंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हैं यहां पर ये लोग। मगर क्या है कि सिर्फ नहीं, मुसलमान हमारा गुलाम है। मुसलमान बराबरी की बात नहीं करना, मुसलमान हमारे सामने सर झुकाकर खड़े रहना। मेरे भाई, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मगर मैं सिवाय अल्लाह के किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। ना मैं ये चाहूंगा कि मेरी जमात के पूरे मेरे अराकीन, मेरे साथ जो लोग हैं, वो कभी इस तरह का दिन देखना पड़े। यकीनन हम अपनी बात को रखेंगे, हम बात को रखकर अपने काम को और मुतालबात को मनवाएंगे। मगर ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है, आप देख लो जहां कहीं भी ये लोग गए, जहां कहीं हुकूमत करे। अरे आज अगर दूसरी मर्तबा मोदी वजीर आजम बनकर बीजेपी पूरे मुल्क में नफरत को और फैला रही, तो इनकी वजह से है ये। अगर ये सही होते तो कहां बीजेपी आती। 185 लोकसभा की सीट पर 2019 में सिर्फ कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला हुआ, कोई पार्टी नहीं थी वहां पर। 185 कितने सीट पर कांग्रेस जीती? 16 लोकसभा की सीट पर जीती है। और आज भी मैं कह रहा हूं माहौल में तब्दीली नहीं आई। जब मैं सच्चाई को बयान करता हूं, देखो इन्हें मिले हुए है। अरे जहर जो बढ़ रहा है उसको बता रहा हूं तो नहीं मिले हुए है। इनको कुछ नहीं होता, इनको क्या नहीं होता। अरे भाई, मेरे गाड़ी पर एक नहीं 2-2 मरतबा हमले, 3 मरतबा हमले हो चुके हैं। तुम्हारे नाखून को हाथ लगा तो तुम पूरे मुल्क में रोना शुरू कर देते। यहां पर हमारे घरों को तोड़ दिया जा रहा, जिंदा जला दिया जा रहा। आपका क्या नुकसान है? निशाने पर तो हम हैं, आप कहां हैं? आप तो सिर्फ वस्ती न्यू करे दौड़ना शुरू कर देते। आप तकलीफ में तो हम हैं, मसाइब का मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं, मगर आप ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई सियासी आवाज रहे। मैं देख चुका हूं इन लोगों को, मैं जानता हूं इन लोगों को। मैंने सालारे मोहतरम की रातों के जाग कर इनकी हुकूमत में उनकी तकालीफ को देख चुका हूं मैं। जब कभी भी ये लोग इख्तिदार में रहते, इनका काम यह है कि तकलीफ देना, परेशान करना लोगों को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मजलिस का यह फैसला है, इस फैसले पर हमको अमल करना है। और जहां पर जो लोग मजलिस के जिम्मेदारों को तकलीफ दिए, मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इज्जत से नहीं नवाजेगा। और हमको अपने एक मकसद में कामयाब होना है, और यही पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप वापस जाएंगे अपने अपने मुकामात को, अपने शहर को, अपने गांव को, या जहां कहीं से भी आप आए हैं, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में वापस पहुंचाए। और आप इस चीज को लेकर आगे बढ़िए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, और अभी से हमको इन चीजों को
सामने रखकर काम करने की जरूरत है। मैं हुकूमत से मिलकर इस बात का भी मुतालबा कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि कल ये शहर हैदराबाद के 50 किलोमीटर के अतराफ में कुछ 100 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए दी गई है। तो हम हुकूमत से बोल रहे कि हर जिले में आप कब्रिस्तान की जमीन दो, सिर्फ शहर हैदराबाद के 50 किलोमीटर पे नहीं बल्कि हर जिले में आप एक जमीन मुख्तसस करो, ताकि वो ईदगाह के लिए हो या कब्रिस्तान के लिए हो, ताकि इससे फायदा हो सके। और बहुत सी चीजें हैं जो मैं यहां पर नहीं बोलना चाह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उस पर भी आप देखेंगे, उसमें आपको मालूम होगा अनकरीब में क्या 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 कैसा करना है, क्या करना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर नोट लीजिए और हमको पूरी कोशिश ये करना है कि मिलाद का जुलूस हो वो 28 तारीख के दिन अगर आप लोग थोड़ा उसको बाद में कर ले तो बेहतर होगा। हमारे हिंदू भाइयों का गणेश का जुलूस है वो पुरअमन तरीके से गुजर जाए, और खास तौर से उन इलाकों में जो हमेशा वहां पर चुटपुट का माहौल रहता है, वहां पर भी हमको खास तवज्जो लेने की जरूरत है। अमन को बरकरार रखिए, इसमें हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि मजलिस ने और मजलिस के जिम्मेदारों ने ये पूरी कोशिशों से इस चीज को कामयाबी से वो दिन निकल जाएगा, मुझे यकीन है। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। हाँ बोलो आप आंध्रा के बारे में बोल रहा हूं। आंध्रा के बारे में बोलना यह है कि वहां पर चंद्रुडू जेल में है और आराम से बैठे हैं। तो भाई उन्होंने गए, उन्होंने बेचारे क्यों गए आप जानते हैं, क्या क्या है उनका। तो अब उन्होंने कर रहे काम, वहां पर दो ही ऑप्शन है, या तो साइकिल है या फिर वो दूसरा जगन मोहन रेड्डी है। जगन मोहन रेड्डी गनीमत है, जगन मोहन रेड्डी गनीमत है। इन पे भरोसा नहीं कर सकते, इन पे कभी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मगर आंध्र प्रदेश में भी हमको काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं, सुनिए, ऐसा है ना कि अगर आप ये समझेंगे कि हर जगह में आ जाऊं, मैं कहां पे आऊंगा, मैं कोई जिन्नत इस्मात नहीं हूं। आपको भी मेहनत करना है, आपको भी अपनी शनाख्त पैदा करना है, आपको वहां लीडर बनना है। अगर आप ये सब करेंगे तो 10 लोग आपसे आके मिलेंगे, मगर आप समझेंगे नहीं, आप आते ही नहीं। भाई साहब, मैं कोशिश ये करता हूं पूरा फिरने की। मैं अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे मौका दिया मजलिस की खिदमत करने का, मजलिस के लिए काम करने का। तो साल में कम से कम पार्लियामेंट और दिल्ली को छोड़कर मेरे 150-200 दिन तो सिर्फ बाहर दौरों में मेरा वक्त जाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि जरूर कोई वक्त खराब हो रहा है, बल्कि मजलिस के लिए मैं कर रहा हूं। तो इसमें मगर शर्त यह है कि आप भी वहां पर थोड़ा ताकतवर बनिए, अपनी एक शनाख्त को पैदा करिए, ताकि इससे जमात को भी फायदा होगा और आप भी जमात के पैगाम को लेकर आगे बढ़ सकेंगे। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने रखा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर अमल करेंगे। और तेलंगाना के जो जिम्मेदारान हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस असेंबली हल्के के जो अहम मसाइल हैं जिसको हम 10-12 दिन के अंदर उसको हल करवा सकते हैं, तो उसको देखकर आप करिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा है, लंबी फेरिस्त जरूर होगी, मैं जानता हूं उस बात को, मगर हमको प्रैक्टिकली ये देखना है कि हम उसमें से जल्द कौन सी चीजों को करवा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, दे दीजिए। ऐसा जाते वक्त हाथ में मत पकड़ो कागज, मेरे को वो जेब में रहता फिर कहां चले जाता नहीं मालूम। तो बेहतर तरीका यह है कि आप पाशा खादरी साहब को फौरन पाशा के व्हाट्सएप पे भिजा दीजिए, पाशा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भिजा दीजिए, ताकि मैं उस पर देखकर फौरन उस पर जो कार्रवाई करना है हम लोग कार्रवाई कर सकते। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर, और अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में आपको वापस लेकर जाए। कल मैं बताया गया था कि हमारे कोरटला से मजलिस के जिम्मेदारान आ रहे थे, तो आरमूर के पास उनसे बदतमीजी की गई, उन पर हमला किया गया। तो कल मैं एसीपी से बात भी किया हूं और मुझे एसीपी ने तयख्खुन दिया है कि उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खैर ये चीजें नाकाबिल कबूल है, मगर हमको तैयार रहना है। हम इस राह के मुसाफिर हैं और ये चीजों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारे पे हमला करेंगे या ऐसा करेंगे कांग्रेस के लोग, तो गलत समझ रहे हैं।
ہم یہاں تک جو یہاں پر آئے، ہم کیا کوئی چمن میں چل کے گلاب کے پھول ہاتھ میں لے کے آئے؟ یہاں پر ہم بھی یہاں پر مشکلات کا سامنا کر کے آئے، ہم یہاں پر لوہے کے چنے چبا کر یہاں پہ آئے، ہمارے قائد سالار نے ہم کو سب چیزیں بتائیں، وہ خود مثال بنے۔ اور اگر کوئی اس طرح سمجھ رہا ہے